इंट्रो संगीत बजता है और फिर एक तनावपूर्ण माहौल में बदल जाता है। जरा सोचिए, साल है 2026, तारीख 28 फरवरी और जगह है दुबई। वही दुबई जो हमेशा से मिडल ईस्ट में सुरक्षा और स्थिरता का एक चमकता हुआ सितारा माना जाता था, आज वो धुएं और आग की लपटों से घिरा हुआ है। एक ऐसा संकट जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जैसा कि एक्सपर्ट सिंजिया बियांको कहती हैं, ये तो दुबई का सबसे बुरा सपना सच होने जैसा है, क्योंकि दुबई की पूरी पहचान, उसका पूरा वजूद ही इस बात पर टिका था कि वो एक अशांत इलाके में एक महफूज ठिकाना है, और वो पहचान एक ही दिन में बिखरती हुई नजर आ रही है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि दुबई पर जो ये हमला हुआ, उसके पीछे की रणनीतिक सोच आखिर थी क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर दुबई ही क्यों? खाड़ी में तो कई और ठिकाने भी थे, ईरान ने दुबई को ही क्यों चुना? देखिए, पहली नज़र में तो शायद यही लगेगा कि ऐसा अमेरिकी सैन्य ठिकानों के पास होने की वजह से हुआ होगा, लेकिन असली वजह वो नहीं थी। दुबई को निशाना बनाया गया क्योंकि वो एक प्रतीक है, एक सिंबल है। ये शहर ग्लोबल कैपिटल, व्यापार और मॉडर्निटी का सेंटर है। और ओआरएफ की समृद्धि विच के मुताबिक ये कोई जज्बात में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक बेहद सोची समझी चाल थी। तेहरान ये बात अच्छी तरह जानता था कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की दुखती रग कहाँ है, और उन्होंने सीधा वहीं पर वार किया। और ये आंकड़ा देखिए, इससे साफ पता चलता है कि दांव पर क्या लगा था। 2020 के बाद से दुबई के प्रॉपर्टी बाजार में 75% की जबरदस्त तेजी आई थी। ये हमला सिर्फ इमारतों पर नहीं, बल्कि उस पूरे आर्थिक चमत्कार पर था जिसका दुबई प्रतीक बन चुका था। लेकिन इस आग को भड़काने वाली चिंगारी क्या थी? ईरान की इस जवाबी कार्रवाई की असल वजह क्या थी? चलिए पीछे चलते हैं। तो इस पूरी घटना की शुरुआत हुई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से। यह अमेरिका और इजराइल का मिलकर ईरान पर किया गया एक सैन्य हमला था, और राष्ट्रपति ट्रंप का मकसद बिल्कुल साफ था: ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना और वहां की हुकूमत को बदलना। लेकिन यह हमला कोई अचानक नहीं हुआ। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालें तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। देखिए, 2003 से 2015 तक ईरान का प्रभाव लगातार बढ़ा, लेकिन 2018 में अमेरिका के परमाणु समझौते से हटने के बाद हालात तेजी से बदलने लगे। अब्राहम समझौते हुए, ईरान के सहयोगी कमज़ोर पड़े, और 2026 आते आते ईरान ने खुद को बिल्कुल अकेला और घिरा हुआ पाया, और तब उसने सीधे टकराव का रास्ता चुना। और इस टकराव का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहा, इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़े खतरे में डाल दिया। और इस वैश्विक खतरे का केंद्र है होर्मुज जलडमरू मध्य। ये एक संकरा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए ये किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। दुनिया का लगभग 1/3 समुद्री तेल और 20% एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सिर्फ इसी एक रास्ते से गुजरता है। इसका सीधा मतलब यह है कि यहां की कोई भी रुकावट पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को ठप कर सकती है। तो बात बिल्कुल साफ है। जैसा कि एनर्जी एक्सपर्ट बॉब मैकनली कहते हैं, अगर यह रास्ता लंबे समय तक बंद हो जाता है तो ग्लोबल रिसेशन यानी वैश्विक मंदी आनी लगभग तय है। दांव पर बहुत कुछ लगा है। और इस वैश्विक आर्थिक खतरे ने खाड़ी के दूसरे अरब देशों को एक बेहद मुश्किल स्थिति में, एक मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके सामने एक असंभव सा विकल्प था। एक तरफ ईरान के साथ तनाव कम करने की उनकी सालों की कोशिशें थीं, तो दूसरी तरफ एक आक्रामक वॉशिंगटन का भारी दबाव। अब उन्हें चुनना था, या तो वे अमेरिका को तनाव कम करने के लिए मनाएं, या फिर ईरान के खिलाफ इस अमेरिकी इजरायली अभियान में खुलकर शामिल हो जाएं। दोनों ही रास्तों पर बहुत बड़े खतरे थे। इसी संकट ने एक ऐसी प्रक्रिया को तेज कर दिया जो सालों से पर्दे के पीछे चल रही थी, और वो थी एक नए क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधन का निर्माण। तो ये बदलाव आया कैसे? जरा 2020 के अब्राहम समझौते को देखिए। ये मुख्य रूप से आर्थिक और राजनयिक थे, लेकिन 2025 तक ये एक अब्राहम अलायंस यानी गठबंधन में बदल गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अब सुरक्षा था, खासतौर पर ईरान से पैदा हुए साझा खतरे का मुकाबला करना। राजनीति विज्ञान में इसे बैलेंस ऑफ थ्रेट थ्योरी कहते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि देश सिर्फ सबसे शक्तिशाली देश के खिलाफ एकजुट नहीं होते, बल्कि उस देश के खिलाफ गठबंधन बनाते हैं जिससे वे अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, और इस मामले में वो साझा खतरा ईरान था। और ये तस्वीर इस नई हकीकत का जीता जागता सबूत है।
इजराइल में लगा ये बिलबोर्ड अब्राहम अलायंस का प्रचार कर रहा है और इसमें सऊदी अरब और सीरिया के नए नेताओं की तस्वीरें शामिल होना ये इस गठबंधन के विस्तार की ओर एक बहुत बड़ा संकेत है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या मिडल ईस्ट ने स्थिरता के लिए एक नया ढांचा तैयार किया है, या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा और भी भयानक युद्ध के लिए युद्ध रेखाएं खींच दी हैं? इसका जवाब शायद भविष्य ही बताएगा।